हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो निरंतर लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया, सभी पढ़े सभी बढ़े। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, वी विल डिस्कस अबाउट द photosynthesis and other topics and ecology. Now we will discuss a second point of the ecology, that is temperature. वातावरण में तापमान का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में ताप का मुख्य स्रोत होगा ज्वालामुखी। उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विकर होता है, एंजाइम जिसको बोलते हैं। और एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एंजाइमों का स्कंदन और विकृतीकरण हो जाता है और ये इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान घटता है और समुद्र से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर तापमान घटता है। नाउ, तापमान का पौधों की क्रियाओं पर प्रभाव क्या पड़ता है? प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है और श्वसन क्रिया की दर भी बढ़ती है। वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है तापमान बढ़ने पर। लवण और खनिज लवणों का अवशोषण दर भी बढ़ जाता है। कम तापमान या शीत दशाओं में कुछ समय तक रखने पर बीजों के अंकुरित होने की प्रक्रिया बसंतीकरण कहलाती है। इस प्रकार से पाला क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में भी जानते हैं। इसमें कोशिकाओं की भित्तियों और अंतराकोशिकी स्थानों का जल बर्फ बन जाता है, जिससे कोशिकाओं पर यांत्रिक दबाव बढ़ता है और वे फट जाती हैं, जिससे पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसी चीज़ को पाला बोलते हैं। नाउ, जल और वर्षा जो तीसरा फैक्टर है, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल भाग लेता है और इस क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होने पर ऑक्सीजन गैस बन जाती है। और औसत जल में उगने वाले पौधे होते हैं समुद्रभूत और कम जल में उगने वाले पौधे होते हैं मरुद्भूत। सभी वनस्पति के निर्माण में ताप और वर्षा का मिश्रित प्रभाव पड़ता है और ब्रायोफाइटा समूह के पौधों की जीवन क्रियाएँ जल पर ही निर्भर करती हैं। चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन और जंतुओं में पसीने की दर को निर्धारित करती है और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प या आर्द्रता को आपेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाइयों में माप सकते हैं। और प्रत्येक 20 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप बढ़ने पर वायु में वाष्प ग्रहण करने की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। जिसमें कि आर्द्रता प्रिय पौधों की बात करें तो इसमें उदाहरण स्वरूप हम बता सकते हैं लाइकेन है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और इसी समुदाय के पौधे हैं। नाउ जो फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं और वायुमंडल के गैसों की कुछ प्रकृति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वायुमंडल में गैसें होती हैं, जलवाष्प होते हैं और एरोसोल होते हैं। पृथ्वी के धरातल के ऊपर विद्यमान गैसें, धूल कण और जलवाष्प के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल पृथ्वी के साथ टिका हुआ है और गर्मी को रोक कर रखने में वायुमंडल एक विशाल कांचघर की तरह कार्य करता है। वायुमंडल की गैसें इस प्रकार से हम बता सकते हैं, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.039% और हाइड्रोजन 0.000055% होती हैं, जो कि वायुमंडल के निचले भाग में ये गैसें होती हैं पांचों। इसके बाद वायुमंडल के ऊपरी भागों में कुछ गैसें पाई जाती हैं जिन्हें हल्की गैसों के नाम से जानते हैं, जिसमें उदाहरणतः हम इसके प्रतिशत मात्रा की चर्चा करेंगे। जो पहली गैस है नियॉन 0.0018 डिग्री परसेंटेज और हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.0001% और जेनॉन 0.00005%। ये इसका क्रम होगा वायुमंडल में। और 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, जिसमें पहली है कांस्टेंट गैसेस और दूसरी है वेरिएबल गैसेस। तो कांस्टेंट गैसेस में फॉर एग्जांपल हम जान सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। और वेरिएबल गैसेस में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और मीथेन। वायुमंडल की
सबसे प्रमुख गैस होती है नाइट्रोजन, और प्रज्वलन के लिए सबसे अनिवार्य गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है वो होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके प्रज्वलन को रोक सकती है, और किसी ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा नगण्य हो जाती है तो 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की गैस की मात्रा नगण्य पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। भारी गैसों के अंतर्गत आने वाली अक्रिय गैस का नाम बताइए, तो इसमें हम आपको आंसर देंगे आर्गन गैस। वायुमंडल में अक्रिय गैसों की मात्रा कितनी होती है? तो 0.9347% वायुमंडल में अक्रिय गैसों की मात्रा होती है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो मैंने बताया था आर्गन होती है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी होती है? ये जेनॉन होती है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज 1752 में हुई थी, और नाइट्रोजन गैस की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1772 ईस्वी में। ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टेल ने की थी, और आर्गन गैस की खोज सन 1874 में हुई थी। ओजोन गैस की चर्चा करें तो ये समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। इसकी सघनता 15 से 35 किलोमीटर के बीच अधिक होती है, और यह अल्ट्रा वायलेट रेस को अवशोषित करके उसे पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। नाउ वाटर वेपर। वायुमंडल में समस्त जलमंडल का 0.001% भाग जलवाष्प के रूप में सुरक्षित रहता है। जलवाष्प का स्रोत जल का वाष्पीकरण और वनस्पतियों से वाष्पोत्सर्जन है। और ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प सूर्य ताप के कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है, और पृथ्वी द्वारा विकिरण ऊष्मा को भी संजोए रखता है। इस प्रकार से ये पृथ्वी के कंबल के रूप में कार्य करता है। इसको ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। इस प्रकार से धूल कण पे चर्चा करें, ये प्राय वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। धूल, धुआं, नमक के कण आर्द्रता गाही केंद्र की भांति कार्य करते हैं। इसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। बादल, वर्षा, कोहरा, धुंध आदि इन्हीं के प्रतिफल होते हैं। धूल कण सूर्य से आने वाली किरणों को पकिरणित कर देती है, जिससे निम्नलिखित का निर्माण हो जाता है, जैसे कि आकाश का नीला रंग, सूर्योदय, सूर्यास्त और गोधूलि के समय नयनाभिराम के रंग। अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को मृदु विज्ञान कहते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, जिसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल होती है। मंडल क्या होते हैं, कि सीमाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कौन सा मंडल किस सीमा तक पाया जाता है? तो बाह्य मंडल 640 से ऊपर, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मध्य सीमा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, समताप सीमा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर तक, और क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक पाया जाता है। क्षोभ मंडल की चर्चा करें, जिसको कि हम प्रायः ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और मानव उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल और विक्षोभ मंडल के नाम से और परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये वैश्विक वृत्त पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पतली होती जाती है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर होती है। जलवाष्प और धूल कण इसी मंडल में पाए जाते हैं। समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी, तूफान, चक्रवात, वर्षा इसी मंडल में होते हैं। और क्षोभ मंडल में वायुयान नहीं उड़ाया जाता है। ये वायु प्रदूषण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम हो जाता है, और इसे ताप की सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट भी कहा जाता है। नाउ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ इज स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको कि समताप मंडल बोलते हैं। इस मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे समताप मंडल कहते हैं। 20 किलोमीटर के ऊपर तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण ओजोन परत पर अवैज्ञानिक किरणों का अवशोषण करती है। इस मंडल में वायु की गति क्षैतिज होती है। इस मंडल में बादलों का अभाव होता है। धूल, नमक के कण भी नाम मात्र के ही पाए जाते हैं। संताप मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है और इसी परत में वायुयान उड़ाया जाता है।
यह नागरिक उड्डयन की दृष्टि से उपयुक्त मंडल है। समताप मंडल की सतह का अध्ययन 0 डिग्री सेंटीग्रेड और या तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह वायुमंडलीय परत कभी कभी विषुवत रेखा के ऊपर लुप्त भी हो जाती है और निचले समताप मंडल में कभी कभी हमें शीर्ष बादल दिखाई पड़ते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। जीवमंडलीय परितंत्र के जीवधारियों के लिए निचला समताप मंडल अधिक महत्वपूर्ण होता है और निचले समताप मंडल में ही जीवन रक्षक ओजोन गैस का सांद्रण अधिक होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मध्य मंडल पे, जिसको कि मीसोस्फीयर बोलते हैं। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। इस तवारत में वायु दाब बहुत कम हो जाता है और गर्मियों में इस मंडल में नाक्टिलुसेंट बादल दिखाई पड़ते हैं। क्षोभ सीमा क्या होती है? ट्रोपोपॉज ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण स्तर है। यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है और इसकी निचली सीमा पर जेट पवनें चलती हैं। नाउ मीसोपॉज क्या है? यह मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच स्थित संक्रमण स्तर है। यह मध्य मंडल तथा आयन मंडल को अलग करता है। 80 किलोमीटर ऊंचाई के बाद मध्य सीमा तापीय प्रतिलोमन को संकेतित करती है, क्योंकि मध्य सीमा के नीचे तापमान कम होता है और इसके ऊपर तापमान अधिक रहता है। नाउ स्ट्रेटोपॉज क्या है? यह समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित संक्रमण स्तर है। ये समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है। समताप सीमा पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है। नाउ ताप मंडल क्या है? थर्मोस्फीयर मध्य मंडल के ऊपरी स्थित वायुमंडलीय भाग को ताप मंडल कहते हैं और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ तेजी से बढ़ता है। इसमें वायुमंडलीय गैसों का घनत्व तो बहुत कम होता है। इसके दो उपमंडल विभाजित किया जाता है, जैसे आयन मंडल और आयतन मंडल। आयन मंडल के बारे में चर्चा करते हैं, इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं और इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसे ताप मंडल कहा जाता है। इसमें विद्यमान गैसें आयन के रूप में होती है और रेडियो तरंगें इसी मॉडल में परावर्तित होकर फिर से पृथ्वी पर वापस लौटती है। इसी मंडल में ही विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। इस मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है और इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं। नाउ इसी मंडल में ही ब्रह्मांड किरणें दिखती हैं और उल्काओं की चमक भी आयन मंडल की मुख्य घटना है। आयन मंडल में ही अरोरा ऑस्ट्रेलिया तथा अरोरा बोरियालिस नामक घटनाएं घटित होती हैं। अरोरा शब्द का अर्थ होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस शब्द का अर्थ होता है उत्तरी तथा ऑस्ट्रेलिया शब्द का अर्थ दक्षिणी होता है। बोरियालिस उत्तरी और ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी होता है। इसी कारण उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है। आयन मंडल में 4 परतें होती हैं। पहली डी परत जो कि लघु और दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, जो कि 80 से 96 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। दूसरी ई परत जो कि 96 से 114 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, यह मध्यम रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। एफ परत 144 से 160 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, ये लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। जी परत 160 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, ये सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। डी और ई परत सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है। इनका संबंध सौर्य विकिरण से होता है। ई परत को कैलरी हेविसाइड परत कहते हैं और एफ परत को अपलीटन परत भी कहते हैं। नाउ अरोरा बोरियालिस यह आयन मंडल में विद्युतीय चुंबकीय घटना का एक प्रकाशमय प्रभाव है, जो उच्च अक्षांशों में लाल, हरे और सफ़ेद चापों के रूप में दिखाई देता है और सौर ज्वाला के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराने पर रंगीन प्रकाश रात्रि में आकाश में दिखाई देता है। नाउ द एक्सोस्फीयर वायुमंडल, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग परतें होती हैं। इस मंडल में काफ़ी विरल वायु होती है और 10,000 किलोमीटर के बाद धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। वायुमंडल के बाद के क्षेत्र को चुंबकीय मंडल कहा जाता है। यह मंडल वायु विहीन होने से वायुमंडलीय परत में गिना नहीं जाता है। कौन सा मंडल है? चुंबकीय मंडल। वायुमंडलीय प्रदूषण में विभिन्न क्षोभ मंडलीय तथा समताप मंडलीय प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है और वायु प्रदूषण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षोभ मंडल है, क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर निर्धारित करने में इसी मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षोभ मंडल में संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल और परिवर्तन मंडल होते हैं। इस प्रकार से 3 नामों से इनको जानते हैं। तो क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल और परिवर्तन मंडल, और आयन मंडल को ताप मंडल के नाम से जानते हैं और आयतन मंडल को वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमने परतों के बारे में पढ़ा। अब हम रासायनिक संगठन पढ़ेंगे
कि वायुमंडल में रासायनिक संगठन क्या है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 लेयर में बांटा गया है। एक है सममंडल जो कि सागर तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और दूसरा है विषम मंडल जो कि 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। सममंडल, इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। इसकी रचना मुख्यतः ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78.08% से हुई है। इसके अन्य तत्व AR, CO2, Ne, Kr, Jd, H2 आदि गैसें हैं। इस मंडल को तापमान के आधार पर 3 उपमंडल में बांटा गया है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल कहा जाता है। नाउ विषम मंडल, इस मंडल को विषम मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंडल की परतों के रासायनिक और भौतिक गुण में विषमता पाई जाती है। इस मंडल का नाम थर्मोस्फीयर भी है और इस मंडल में 4 परतें पाई जाती हैं। इसमें आणविक नाइट्रोजन परत, इसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। नाउ आणविक ऑक्सीजन परत, इसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस होती है। एंड हीलियम परत, इसमें सर्वाधिक मात्रा में हीलियम गैस होती है। और आणविक हाइड्रोजन परत, इसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस होती है। वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्वों में ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण होते हैं। वायुमंडल का संगठन निचले भाग में होता है और वायुमंडल का सामान्य ताप हास दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस मिलती है और वायु में पाए जाने वाले धूल के कण, कार्बन धुआं के कण, शीशे के कण आदि वायुमंडलीय अशुद्धि के रूप में जाने जाते हैं। क्षोभ मंडल 12 से 50 किलोमीटर, क्षोभ सीमा औसत ताप हास दर 0 हो जाती है। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर और समताप सीमा ये तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 फ़ारेनहाइट होता है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर और इनका ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। मध्य सीमा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरासाइट प्लांट्स। ये परजीवी क्या होते हैं, परजीवी पौधे क्या होते हैं। इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है और ये अपना भोजन बनाने में अक्षम होते हैं। ये अपना भोजन दूसरे पौधों से चूसकांगों द्वारा प्राप्त करते हैं। और परजीवी पौधे जिन पौधों पर उगते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन पौधों को होस्ट प्लांट्स कहते हैं। परजीवी पौधे एक होते हैं पूर्ण मूल परजीवी जैसे कि ओरोबैंकी, और आंशिक मूल परजीवी जैसे कि चंदन, पूर्ण तना परजीवी जैसे अमरबेल, और आंशिक तना परजीवी जो कि लोरेंथस जो कि आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। और रेफ्लेसिया भी परजीवी पौधा होता है। नाउ सिम्बियोसिस, सजीविता, 2 पौधों या जीवधारियों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों पौधों या जीवधारी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सजीवता कहलाता है। जैसे लाइक्यून और लैग्यूम पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाला नाइट्रिक कारक जीवाणु और लाइकेन। नाउ माइकोराइजा, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सजीवन माइकोराइजा कहलाता है। इसमें कवक अपनी जड़ों से पोषक तत्व अवशोषित करके पौधों को देते हैं और बदले में पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। माइकोराइजा चीड़, आर्किड, लीची, रिफ्लेसिया की जड़ों में भी पाया जाता है। मृतोपजीवी क्या होते हैं, इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये मृत पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, यीस्ट, म्यूकर, राइजोप्स, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता और जीवाणु। अधिपादप एपिफाइट्स, 2 विभिन्न पौधों का संबंध जब भोजन के लिए न होकर केवल आवास के लिए होता है तो ऐसे पौधों को अधिपादप कहते हैं। पौधे दूसरे पौधों पर केवल यांत्रिक अवलंबन हेतु निर्भर होते हैं। ये वातावरण की नमी, हवाई जड़ों के बेला में ऊतक द्वारा अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि ऑर्चिड। अब हम लियाना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में उगने वाली एक लता है जो वृक्ष के तने से लिपटकर वृक्ष से ऊपर तक पहुंच जाती है। और इसके बाद कटिबच्ची पौधे जो कि नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीटों को मारकर उनमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। इन पौधों में हरी पत्तियां पाई जाती हैं और ये अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस और डायोनिया। अब हम इकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग। दैट इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ई हैकल ने दिया था। पारिस्थितिकी
किसके बीच के संबंधों का अध्ययन है? ये जीव और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की सब संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो वहन क्षमता कहलाती है। और समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक माइकोप्लैंक्टनस होते हैं। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है? तो इसको वही हम बोलते हैं पारिस्थितिक संकट। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो माना जाता है तो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है सूर्य को। किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध होता है? जल प्रबंधन का होता है, वन रोपण का होता है, वन जीव सुरक्षा का होता है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिक संतुलन से कोई संबंध नहीं होता है। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमन्यु है? तो MS स्वामीनाथन को मिला है। वायु एक प्रकार का मिश्रण है और शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है लगभग। और नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती हैं? तो हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, लेकिन रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त होती है तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। इनमें किसमें सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो उनका नाम था अर्नीस्ट नेस। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? तो पारिस्थितिक कर्मता होती है। पारिस्थितिक निक की संकल्पना को ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और दृश्य प्रकाश के लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। और सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व और रक्त किरणें करती हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक कारण वनोन्मूलन है। तो गाइस, आज का लेक्चर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें कि आज का ये इन्वायरमेंट का लेक्चर आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सभी पढ़ते रहें, सभी बढ़ते रहें। नाउ माय चैनल नेम इज़ कॉम्पटेरिया। धन्यवाद।